न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं देवभूमि में हूं और मेरे साथ हैं देवभूमि के मालिक मुख्तार यानी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत जी। हरीश जी, आपका इंडिया न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत स्वागत है उत्तराखंड की धरती में। धन्यवाद। पूरे देश में अब श्रद्धालु ये सोचने लगे हैं कि केदारधाम की यात्रा शुरू होगी, वो भी अपनी तैयारी कर रहे हैं। देश जानना चाहता है केदारधाम की यात्रा के बारे में उत्तराखंड सरकार की तैयारी है कैसी? हमने जो 2013 में आपदा आई थी उससे जितने लेसन लेने आवश्यक थे वो सारी सावधानियां इस बार बढ़ती हैं और सबसे बड़ी तैयारी तो हमारी ये है कि हम सबका बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन करेंगे। जो मार्ग थे उनको हमने सुधार दिया है, जहां तक मोटेबल था पहले, बल्कि अब हम कुछ और आगे तक मोटेबल बना रहे हैं उसको। और जहां से पैदल जाना पड़ता है उस रास्ते को भी हमने पहले के बजाय उसका ग्रेडियंट बहुत अच्छा कर दिया है। अब यात्रा पहले की तुलना में ज्यादा सुगम होगी। हमने पहले एक रास्ता था, अब हमने दूसरा भी रेस्क्यू रास्ता बना करके रखा हुआ है। प्रोटेक्शन वॉल बना दी है ताकि जो दोनों नदियां वहां से निकलती हैं, जहां से पिछली बार पानी का सैलाब आया था, तो वो अपने अपने कोर्स में निकले, मंदाकिनी भी और सरस्वती भी। अब हम दूर से ही व्यक्ति जो है मंदिर के दर्शन कर सकता है। मार्ग में हमने लिंचोली रामबाड़ा था एक पहले जो बह गया पूरी तरीके से, तो उसका विकल्प हमने लिंचोली, तल्ली और मल्ली में बना दिया है। पहले कनेक्टिविटी नहीं थी, मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं थी, उसके अभाव में भी बहुत दिक्कत आई थी। रामबाड़ा था एक पहले जो बह गया पूरी तरीके से, तो उसका विकल्प हमने लिंचोली, तल्ली और मल्ली में बना दिया है। पहले कनेक्टिविटी नहीं थी, मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं थी, उसके अभाव में भी बहुत दिक्कत आई थी। इस बार हमने वो उसका भी पूरा पुख्ता इंतजाम कर दिया है। टावर लगाने में हमने BSNL की मदद की है। हेलीपैड हमने हर रास्ते में हर एक 15-20 किलोमीटर के बाद आपको एक हेलीपैड बना हुआ मिलेगा, ऊपर भी आपको हेलीपैड मिलेगा, ताकि इन केस कहीं रेस्क्यू करने की जरूरत पड़ती है तो हम फौरन किसी भी पॉइंट से किसी को भी रेस्क्यू करके ला सके। एक बड़ा सवाल है कि जून 2013 में एक त्रासदी आई, 2 साल होने को जा रहे हैं। जो पुनर्वास का सवाल है उस पर कई दफा लोग सवाल खड़ा करते हैं, सरकार को कटघरे में खड़ा किया जाता है। हालत क्या है, स्थिति क्या है? ये कहते हुए मुझे खुशी है कि अब ऐसे परिवार केवल 150 के करीब रह गए हैं। दूसरा जो है इससे बड़ा काम है जिसमें हमको भारत सरकार और देश की मदद चाहिए। हमारे 300 के करीब गांव ऐसे हैं जो खतरे की जद में हैं। हम भारत सरकार से अनुरोध करना चाहते हैं, उस जमीन को हम उनको दे देते हैं, उसमें जंगल रेज कर देते हैं और हमको दूसरी जगह उनको ला करके मैदानों में बसाने दीजिए, क्योंकि वो गांव खतरे की जद में है। और उनमें से 150 गांव तो ऐसे हैं जो इस बरसात में मुझे चैन से नहीं सोने देंगे, क्योंकि उनमें हर समय खतरा है। ये सौभाग्य से ये यात्रा मार्ग में नहीं है, मगर पर्वतीय क्षेत्रों में है, अंचल में है। हमारा वन पर्यावरण मंत्रालय है, वो बहुत कंजर्वेटिव तरीके से काम करता है और उन्होंने कानून का ऐसी चटनी बना दी है कि वो कागज पे चिपक करके रह गई है। एक गंभीर मसला है जो हरीश जी कह रहे हैं, और हरीश जी कहना ये है कि 300 ऐसे गांव हैं जो खतरे की जद में हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, क्योंकि पहाड़ी इलाका है तो बहुत कुछ वन और पर्यावरण मंत्रालय के तहत आता है। आपका कहना है कि 300 गांवों की जो जमीन है सरकार, केंद्र सरकार ले ले, उसके बदले में पहाड़ों पर जहां सुरक्षित इलाका है वहां जमीन दे दे, ताकि उन लोगों को वहां बसाया जा सके। और इस बरसात में 150 गांव ऐसे हैं जो लगातार हर वक्त खतरे में होंगे। काम बहुत करने हैं आपको, लेकिन मुश्किलें और चुनौतियां बहुत हैं आपके सामने। अभी हाल ही में अपनी थोड़ी देर पहले कहा कि अगर मैं यहां काम नहीं करता हूं तो बीजेपी वाले धरना प्रदर्शन देंगे। बीजेपी आबकारी नीति को लेकर के, बीजेपी शराब नीति को लेकर, बीजेपी खनन नीति को लेकर के आपको घेरती रहती है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि आपकी पार्टी के लोग भी आपको यहां घेरते हैं। देखिए, जब आप काम करते हैं तो बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं, और यदि विपक्ष को और कोई चीज मिल नहीं रही है, कभी शराब मिल रही है,
कभी उनको बालू मिल रही है, तो इसका अर्थ है कि उनके पास विकास के सवाल नहीं है। मैं उन सवालों को ठीक से टैकल करने का काम कर रहा हूं। अभी जो सवाल मैंने आपसे पूछा था मैं उसको पकड़ के फिर ले आता हूं, जो कि बीजेपी की बात मैंने की नहीं थी, मैंने तो आपकी पार्टी की बात की थी। मेरा इशारा विजय बहुगुणा की तरफ था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। राजनीति के अंदर छोटी मोटी चुहलबाजी तो होती रहती है, उससे तो थोड़ी होली के दिनों में अपने भी रंग के छींटे डाल देते हैं, दूसरे भी रंग के छींटे डाल देते हैं। मैं आपको आपके नेतृत्व की तरफ ही लेकर चलता हूं। एक बार फिर से ये खबर जोर पकड़ने लगी है कि राहुल गांधी जैसे ही प्रवास से लौटेंगे, मैं तो प्रवास ही कहूंगा, विदेश यात्रा जो उनकी है, उसके बाद उनको पार्टी की कमान सौंप दी जाएगी, सोनिया जी पीछे आ जाएंगी और राहुल गांधी पार्टी के अध्यक्ष हो जाएंगे। पूरा देश, पूरी कांग्रेस उत्सुकता से उस क्षण का अभिनंदन करना चाहती है। हरीश रावत चाहते हैं? नहीं, मैं भी चाहता हूं, बिल्कुल मैं अभिनंदन। हरीश रावत चाहते हैं? मैं बहुत दिल से पार्टी के स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है, पार्टी देश के लिए बहुत जरूरी है। 17 साल हरीश जी, ईमानदारी से एक सवाल मैं पूछूंगा। ये तो युवा भारत है और राहुल इसको बहुत बेहतर नेतृत्व देंगे। ईमानदारी से एक सवाल का जवाब मैं आपसे चाहूंगा। 17 साल तक सोनिया जी अध्यक्ष रही हैं, मुझे लगता है कि लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट रही होंगी वो। 2 बार आपकी सरकार रही है, 10 साल उनके तहत 10 साल सरकार रही है। राहुल गांधी को अब कमान लेते हैं। राहुल गांधी के पास ऐसी कौन सी उपलब्धि है जिसके बूते आप मुतमईन हो रहे हैं कि उनको अगर कमान दे दी जाए तो कांग्रेस बहुत ही बेहतर स्थिति में रहेगी? 2009 को देखिए, अब 2009 की सफलता में, हमारी पुनः वापसी में राहुल फैक्टर ने बहुत बड़ा काम किया, उनकी मेहनत ने बहुत अच्छा काम किया। तो फिर 2014 में क्यों नहीं काम किया? मैं वहीं आ रहा हूं। 2014 में तक हमारी 10 साल की सरकार हो गई थी, बहुत सारे सवाल हमारे लिए खड़े हो गए थे और बहुत होशियारी के साथ भाजपा ने लेजिस्लेटिव ब्लॉकेट, जो हमारे देश के लिए एक नई तरीके की चीज थी, आज आप देख रहे हैं वो वही सब कानून बन रहे हैं जो उस समय यूपीए ने इंट्रोड्यूस किए। क्योंकि पार्लियामेंट चले, ये रूलिंग पार्टी को देखना होता है। देश तब चलेगा जब कानून पास होंगे। तो बहुत सारी अच्छी चीजें जो हम करना चाहते थे नहीं कर पाए और कुछ चारों तरफ से आक्रमण भी ऐसा रहा कि झूठा सच्चा जैसा भी कह लीजिए। और बल्कि मुझसे किसी एक दोस्त ने कहा कि आप एनडीए को क्या शुभकामना देना चाहेंगे? मैंने कहा मैं भगवान से कहूंगा हमको एक विनोद राय जी मिले थे हमारे कार्यकाल में, इनको कम से कम 2 मिल जाए। और मैं किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर कोई टिप्पणी नहीं करते हुए इस बात को कह रहा हूं कि हम कई तरीके की स्थितियों के शिकार हो गए, कुछ परिस्थितियां ऐसी आ गई। विनोद राय ने अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाई थी, तभी वो आपके लिए। मैं नहीं कह रहा हूं, मैंने तो केवल शुभकामनाएं दी किसी को, तो अच्छे थे तो शुभकामना है ना। हम कह रहे हैं उनको 2 मिल जाए, हमको तो 1 ही मिले थे। देखिए, कुछ भी हो, कुछ भी परिस्थितियां हो, 10 साल तक सरकार चलाने के बाद फिर वापसी कठिन हो जाती है। और आज जब यंग इंडिया है और उसकी अपनी एस्पिरेशन है, तो उनमें आप 10 साल तक बने रहें, यही एक बड़ा सवाल है। और आप देखिएगा मेरी बात को, मोदी जी बहुत दिल की बात कर रहे हैं, मगर हम थे कि 10 साल चल लिए और उनको 5 साल में ही पसीने आ जाएंगे। यंग इंडिया के एस्पिरेशंस की बात करते हैं, मोदी को 5 साल में पसीने आएंगे, मुझे लगता है कि जनता इसका फैसला करेगी। एक सवाल जो अभी आपने कहा कि राहुल गांधी, जो कि यंग इंडिया है, उसके अपने एस्पिरेशन से राहुल गांधी उसके लिए बहुत ही माकबूल कैंडिडेट हैं, जिनके हाथ में आपको पार्टी कमान सौंप देनी चाहिए, आपको ऐसा लगता है? एक आदमी जो रेल बजट के दौरान संसद से बाहर है, मुल्क से बाहर है, उसको आप कहते हैं कि वो जिम्मेदार है? ऐसा बहुत बार हुआ है। यदि राहुल नहीं है तो राहुल जी जो चाहते हैं उनकी भावना वहां पर कांग्रेस की लड़ाई में एब्सेंट है। मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं कि हरीश रावत जी खुले तौर पर कह रहे हैं कि ये वक्त आ गया है कि राहुल गांधी के हाथों में कांग्रेस की कमान दे दी जाए। मेरा अगला सवाल है, कहा यह जा रहा है कि इस साल मई में, यानी महीने 1.5 महीने 2 महीने बाद कांग्रेस का अधिवेशन होगा और हो सकता है कि वो उत्तराखंड में हो और उसमें राहुल गांधी को पगड़ी पहना दी जाएगी। अरे भगवान करे ऐसा हो जाए, हमारे तो ये बड़ी भारी खुशखबर है। और जब मैं राहुल जी को नेतृत्व देने की बात कर रहा हूं तो इसका अर्थ कहीं पर ये नहीं है। सोनिया जी ने बहुत
बहुत कष्टपूर्ण स्थिति में, बहुत प्रतिकूल स्थिति में कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व संभाला और कांग्रेस को उठा करके इस स्थिति में लाई कि हम 10 साल सरकार बना पाए। मगर मैंने कहा कि कुछ समय की मांगें होती है, प्रकृति का भी कुछ नियम होता है। तो हम जो सयानी पीढ़ी के लोग हैं, हमको हर स्तर पर अब नई पीढ़ी के लोगों के लिए स्थान बनाना है। आपको लगता नहीं है कि सोनिया जी जिस तरह से राष्ट्रपति भवन तक मार्च निकालती हैं विपक्ष को लेकर के, जिस तरह से वो राजस्थान जाती हैं, हरियाणा जाती हैं, वो कांग्रेस का मोर्चा संभाले बैठी हैं, वो कांग्रेस को फिर से खड़ा करने की हर मुमकिन कोशिश किए बैठी हैं, और आपके राहुल गांधी इसमें कहीं नहीं है? देखिए, ये इत्तेफाक हो सकता है, लेकिन कि वो छुट्टी लेकर के कांग्रेस अध्यक्ष से गए और उन्होंने कहा मैं कुछ दिन सारी स्थिति पर विहंगम विवेचन कर लेना चाहता हूं। हाँ, ये कोई दिक्कत नहीं है। मैं उस पर सब अद्योपरांत सोच करके एक रोड मैप बना लेना चाहता हूं कि किस तरीके से हमको अपोजिशन के रूप में काम करना है। बहुत सारी बातें हो सकती हैं, क्या उनके मन में था ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैं एक बात बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं कि सोनिया जी में अब भी वो क्षमता है कि वो कांग्रेस को इस स्थिति से बाहर ला करके खड़ा कर सके और पार्टी खड़ी होगी। देखिए, उन्होंने एक झटके के साथ पार्टी को ही नहीं बल्कि पूरी अपोजिशन को संजीवनी देने का काम किया। आज धर्मनिरपेक्ष ताकतें देश के अंदर बहुत घबराई हुई हैं। आज जो देश के अंदर योजनागत विकास की बातें करने वाले लोग हैं, सभी लोगों को इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात करने वाले लोग हैं, वो सब घबराए हुए हैं, क्योंकि किसी के समझ में नहीं आ रहा है ये कॉम्पिटिटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या है। हम तो इस सिद्धांत को भगवान जाने अभी तक समझ ही नहीं पाए। आसपास के इलाकों में घूम रहा था घंटे डेढ़, कई जगहों पर मैंने देखा बहुत बड़े बोर्ड लगे हुए आम आदमी पार्टी के विस्तार में आप भी शामिल हैं। आपके यहाँ कितना विस्तार हो रहा है आम आदमी पार्टी का? देखिए, जिस समय ये तीसरा विकल्प दिल्ली ने उभारा, हम सबके मन में उनके लिए शुभकामनाएं थी। हमारे राजनीतिक प्रतिद्वंदी हो सकते हैं, मगर जनता को एक हक है अपने लिए एक विकल्प छांटेगा। मगर मुझे लग रहा है कि 77 में 89 में जनता ने जो प्रयोग किए थे, ये प्रयोग उससे ज्यादा निराशाजनक होने जा रहा है। देखिए, बड़ी बातें करना बड़ा सरल है। मैं भी एक छोटे से राज्य का मुख्यमंत्री हूं। यदि आज सोचूं, जैसे मैं बिजली के क्षेत्र में रिफॉर्म ला रहा हूं कि जो लोग जो है 200 यूनिट या 300 यूनिट तक बिजली खर्च करें, उनको भार न पड़े। मगर मुझसे यदि कोई कहे कि बिजली के रेट में आधे कर दूंगा, तो इसका अर्थ है मैं डेवलपमेंट का पैसा कहीं और डाल दूंगा। और डेवलपमेंट नहीं होगा तो लोगों को काम कहां से मिलेगा, राज्य में खुशहाली कहां से आएगी? तो मैं केजरीवाल साहब यदि कुछ चमत्कार कर सकते हैं कि बिजली का बिल आधा करके, पानी का बिल आधा करके, कहीं से कुछ बारिशें ला सकते हैं, तो भाई तो उनको मुबारक हो। हमने कई और प्रयोग देखे, हमने समाजवादियों के प्रयोग भी देखे, और हैं कि बिजली का बिल आधा करके, पानी का बिल आधा करके, कहीं से कुछ बारिशें ला सकते हैं, तो भाई तो उनको मुबारक हो। हमने कई और प्रयोग देखे, हमने समाजवादियों के प्रयोग भी देखे, और 6 समाजवादी अंदर इकट्ठा होते थे, 7 आइडियाज के साथ बाहर आते थे, एक आइडिया होने की वजह। और ये तो जो है आइडियाज ही को बाहर करते रहे। अब जिस तरीके से योगेंद्र यादव और शशि भूषण, प्रशांत भूषण बाहर किए गए हैं, यहाँ प्रोफेसर आनंद कुमार बाहर किए गए हैं, तो उससे लगता है कि ये तो ऐसी कल्पना तो जो है केवल रेजिमेंटेड पार्टी में ही की जा सकती है। हमारी पार्टी के अंदर भी वैचारिक भिन्नताएं रहती है। काम करने की भिन्नता में जो है उन्हें का बाहर लात मार के बाहर कर दो। तो ये जो फिलॉसफी है भैया, अभी प्रयोग पर तो मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहूंगा, मगर इतना कहना चाहूंगा कि दिल्ली का तजुर्बा लोग अच्छी तरीके से देख ले 5 साल, फिर उसके बाद कोई कदम उठाएं। बार बार कहते हैं कि देश में जितने भी तीर्थ स्थल हैं उनको जोड़ा जाए, उनके लिए सरकार अपनी तरफ से कोशिशें करेंगी। आपके यहाँ तो तीर्थ स्थलों की भरमार है, क्या आपको केंद्र की तरफ से किसी तरह की मदद सहायता मिली क्या? देखिए, वो बहुत सुंदर सुंदर बातें कर रहे हैं। जब उन्होंने रेल बजट आया पहले साल का, उन्होंने कहा हम 4 धामों को रेल से जोड़ देंगे। मैं रात
कई रात तक सो नहीं पाया मुझको। तो जो है मैंने कहा मेरे 4 धामों में रेल से पहुंचेंगे, ये तो क्रांति आ गई। फिर मुझको एक सपना और दिखाया गया, मुझसे कहा गया कि टनल से के जरिए जो है हम सड़कें निकालेंगे पहाड़ों के अंदर, और 13,000 करोड़ रुपया जो है उस पर खर्च होने का अनुमान है। तो मुझे फिर कई हफ्तों तक नींद नहीं आई। तो मुझे कई सपने में देख रहा हूं। तो ये धामों को, तीर्थ स्थलों को विकसित करने के सपने भी देख रहा हूं, लेकिन हकीकत में अभी मुझको अर्ध कुंभ के लिए जो है, मैं अब पहले 500 करोड़ मांग रहा था, अब मैं कह रहा हूं भाई साहब 300 करोड़ रुपया दे दो। दिल्ली में मेट्रो ने जिंदगी बड़ी आसान कर दी है। आपके यहाँ हरिद्वार, देहरादून, हल्द्वानी, रुद्रपुर के बीच में मेट्रो की बात चलती रही है। हाँ, हमने इस साल के अपने बजट में इस बात को कहा है, और हमने संबंधित अपने एक ऑर्गेनाइजेशन को कंसल्टेंट अपॉइंट करने के लिए भी कहा है। एक सवाल है, मैं चाहता हूं ईमानदारी से आप जवाब दीजिएगा। कहा यह था कि हरीश रावत बहुत अच्छे नेक मुख्यमंत्री हैं, चाहते हैं बहुत कुछ करना, लेकिन बाबू लोग करने नहीं देते। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं अभी तक ये कह सकता हूं कि मैंने बहुत सारे परिवर्तन किए हैं। कुछ तो ऐसे परिवर्तन हैं जो पिछले 13-14 सालों में नहीं हुए। आप सब चीजों को बटन दबा करके ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते। हरीश जी, आपने वक्त निकाला, हमें समय दिया और कुछ बड़ी और अहम बातों पर अपनी राय खुल कर रखी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद आपका। बहुत। तो फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है।